नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट। और आधुनिक भारत का इतिहास आपको पता है, मुगल साम्राज्य का पतन होता है, यूरोपियन जातियां भारत में अपना पांव पसारती है, जगह जगह पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करती है और फिर धीरे धीरे उन व्यापारिक कोठियों से अपनी आर्थिक संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करती है और उसके बाद भारत के मजबूत रियासतों में अपनी घुसपैठ करती है और अपने आप को व्यापारिक से राजनीतिक शक्तियों की तरफ ले जाती है। जब ये समय चल रहा था तो औरंगजेब के पतन के बाद या मुगल साम्राज्य के अवसान के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शक्तियों में हमने माना, अब मैंने आपको पूर्व में बताया था, मराठों का, शिवाजी का, और उसके बाद पेशवाओं ने उसका मराठों का नेतृत्व किया। दक्षिण मैसूर, निजाम, बंगाल, मैसूर में हमने पढ़े थे और अंग्रेजों ने उनके साथ में 4 युद्ध भी किए, मराठों के साथ युद्ध किए। अब एक क्षेत्रीय शक्ति और थी जो बहुत मजबूत रूप से उत्तर पश्चिमी सीमाओं पे थी और आज भी वह भारतीय सेनाओं में अपना तो अच्छा वीरता के लिए वर्चस्व रखती है। जिस प्रकार राजपूताना के सैनिक रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी रखती हैं, और वह है पंजाब। मैं बात करूंगा आज पंजाब की शक्ति का उदय, उनका राजनीतिक सामाजिक संगठन से राजनीतिक संगठन में कैसे परिवर्तित हुआ, और उसके बाद अपन बात करेंगे रणजीत सिंह की, और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, और फिर पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय की। तो ये 3 उसमें अपना पूरा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आज बात कर लेता हूँ। हम जानते हैं गुरु जो है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, नानक देव ने, और उसके बाद तलवंडी में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में गुरु तेग बहादुर और ऐसे 9 गुरु आए, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की भी की। मुगल शासन को सामना करने के लिए, उनका सिखों की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए सैद्धांतिक सख्त रूप से गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और उन्होंने खालसा की स्थापना की थी और प्रजातांत्रिक पद्धति पर उसका गठन किया भी था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि गुरु पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनके दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा गया था, और सिख धर्म का रचित जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, उसको मार्गदर्शक माने जाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिखों का पंजाब ने मुगल सूबेदारों और बाद में अफगानिस्तान के शासकों के साथ संघर्ष हुआ। 18वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, औरंगजेब का पतन होता है, 1707 में औरंगजेब समाप्त हो गए। उसके बाद में मुगलों की केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई। इसी समय पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण 1739 हुआ, उससे उत्पन्न अव्यवस्था का अंत हो ही नहीं पाया था कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया। धीरे धीरे देखिए सिचुएशन, मुगल साम्राज्य का पतन, नादिर शाह का पतन, मराठों का आक्रमण, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। हम आ गए हैं 1750-1760 तक। धीरे धीरे पंजाब, सरहिंद, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और सिंध के कई प्रांतों अफगान सेनाओं ने और जो विजित करके गए हैं ये 2 शासक, उन्हें अपना अधिकार कर लिया। परंतु अफगानों का यह अधिकार स्थायी नहीं रह पाया। अफगान शासकों की निर्बलता के कारण यह अस्थिरता हो गई, और अस्थिरता के कारण सिखों को अपने छोटे छोटे राज्यों को स्थापित करने का एक स्वर्ण अवसर मिला, और उन्होंने उस अवसर को चूका नहीं। अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए उन्होंने छोटे छोटे बना लिए, और ऐसे 1745-55 के बाद में लगभग 100 व्यक्तियों के छोटे छोटे दल, उन्होंने अनेक दल बना लिए, और प्रत्येक दल का एक नेता निर्धारित कर दिया। ये इस नेता के अनुसार कार्य करते थे, और धीरे धीरे उन विभिन्न दलों में और उन दलों के सदस्यों में मिलजुल कर काम करने की भावना, बंधुत्व का पैदा हुआ, और 1700 के आसपास के निकट पहुंचते बसते इन दलों ने दल खालसा नाम का एक संगठन किया। दल खालसा में सभी सदस्यों को पुनः 11 जत्थों में, मतलब टोटल दल खालसा बनाया, फिर कहा कि सारे दल खालसा एक दूसरे मिला दिए जाए और 11 जत्थे बना दिए जाए, जो बाद में मिसल का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये 11 मिसल दल खालसा में एकता कायम रहनी चाहिए, उनको संगठित रहनी चाहिए, एक दूसरे को भाव समझना चाहिए, एक दूसरे के राजनीतिक सुरक्षा के लिए, हितों के लिए तत्पर रहना चाहिए। और ये समिति दल शास्त्री को कार्य एक समिति भी बनाई, संचालन समिति।
कोऑर्डिनेशन कमेटी या समन्वय समिति, और ये दल खालसा को निर्धारित करती थी। यानी पहले छोटे छोटे राज्य एक होना, फिर दल खालसा बनाना, और उसके बाद 11 जत्थे या मिसल बनाना, और अपने लोगों को विदेशी आक्रमण के लूट से या मुगल अधिकारियों की लूट खटोट से सुरक्षा देने का परिणाम शुरू किया। फलस्वरूप इसका जगह देखिए राजनीतिक सफलता उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन चूंकि पंजाब उपद्रव प्रदेश था, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान पंजाब जो भारत में है और जो पाकिस्तान में भी है, उतने बड़े भूभाग की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ा एक उपजाऊ प्रदेश था। किसान वर्ग के साथ में भी उसके साथ में सम्मिलित होता गया। क्यों? क्योंकि किसानों के कृषि प्रधान था और इस किसानों को सुरक्षा मिलती गई, किसानों को सुरक्षा मिलती गई, किसानों ने इस पर विश्वास किया और धीरे धीरे एक राजनीतिक ग्रामीण व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब आता है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। राखी या अन्य प्रथा जो सिख त्योहारों में होती थी वो सम्मिलित रूप से मिल गई। इस प्रथा के अंदर जिस गांव को गांव सुरक्षा का दायित्व दल खालसा अपने ऊपर लेता था, उस गांव के लोगों को अपनी आय का 1/5 भाग यानी 20% देना पड़ता था। इससे हम जमादारी प्रथा कहते हैं। धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़े तो सैनिक शक्ति में विकास हुआ, और जब पराक्रमी और योग्य पंजाब सैनिकों ने पंजाब के भिन्न भिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित कर लिए, यानी वही ग्रामीण व्यवस्था से जैसे मानव का विकास हुआ वैसे इस तरीके से चलते रहे। धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में 12 छोटे छोटे सिख राज्य स्थापित हो गए और जो एक दूसरे को सुरक्षा देते थे। पंजाब में मुगल सत्ता की स्थापना पुनः हो, इसके लिए पुनः नहीं हो, इसके लिए वह दृढ़ समतल थे। और इधर बाद में जो शाह आलम सम्राट थे और उत्तराधिकारी सम्राट थे 1750, 1760-65 के बाद में, वो भी चाह रहे थे कि हम भी सत्ता वापस पंजाब में स्थापित करें। इधर से वो ये चाह रहे थे कि अब चूंकि हम पारिवारिक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम स्थापित हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम इसको मुगलों की सत्ता को दोबारा स्थापित नहीं करें। इस प्रकार सिखों को जो सफलता मिली उसका कुछ मौलिक कारण है जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो एक दूसरे को उन्होंने बहुत सहयोग दिया, दूसरे उनकी गतिशील घुड़सवार सेना थी जिसका वो पहले बहुत बड़ा उपयोग करते थे। एक अन्य कारण भी था कि सिख छापामार युद्ध पद्धति का लड़ते थे और वो दल खालसा के प्रति उनकी निष्ठा थी और मुगलों के प्रति उनका एक मन के भाव से विरोध था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का उनके साथ में जो मुगलों के साथ संबंध रहा था। इसी मिसल व्यवस्था ने, अब बात करेंगे मिसल व्यवस्था जो जत्थे की बात ने एक लचीली संघीय व्यवस्था को जन्म दिया, और संघीय विस्तार के कारण समान धर्म और समान राजनीतिक आवश्यकता थी, और वो ये कारण समान राजनीतिक आवश्यकता और समान ये एक दूसरे को प्रोत्साहित करती रही। और समय समय सिख नेताओं ने अपने झगड़े भी एक दूसरे को निपटाए। परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली संघ की स्थापना हो गई। आगे चलकर रणजीत सिंह जब आए, जिनका जन्म 1788 में और 12 साल की उम्र में वे शेषा शासक बन गए, सुकुरचके मिल से थे, उनकी जो ससुराल था वो अहुलवालिया मिसल से उन्होंने मित्री कर ली, और उनका ननियाल था वो कन्हैया मिसल था। तो ये 3 मिसलें मिलकर उन्होंने अपने आप को जमा लिया। और एक बार यह कहा भी जाता है कि जो अफगानिस्तान का जमान शाह था उसके कुछ तोपें झेलम नदी में थी और रणजीत सिंह ने उनकी मदद कराई और उसके बाद में तोपें दी। उन्होंने ही रणजीत सिंह को कहा कि राजा है, यानी अन्य मिसलों से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार रणजीत सिंह का सामने एक व्यक्तित्व तो निकल कर आया। मैंने सिखों के क्षेत्रीयता की स्थापना को, उनके राज्य संगठन की स्थापना के बारे में आपको बात करी थी और कैसे रणजीत सिंह आए। अब हम रणजीत सिंह का पढ़ेंगे, रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि पढ़ेंगे और उसके बाद 1809 में उसके बाद में प्रथम आंगल सिंह और द्वितीय आंगल सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैंने आपको क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार में ये सिख बताया। उसके पहले हम मैसूर और मराठा पढ़ चुके हैं और आज हमने ये बताया है, ठीक है। और हमारा जो इस चैप्टर की समाप्ति होगी वो होगी लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य में जब सिख राज्य पे मिल जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।